नमस्कार। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी पूरी की पूरी दुनिया जो सदियों तक यूं कहिए कि जमीन के नीचे दफन रही। तो चलिए इस खोई हुई कहानी को टटोलते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। सोच कर देखिए, लाखों लोगों की एक इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सभ्यता जो अपने पीक पर थी, आखिर गायब कैसे हो गई पूरी तरह से। ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करती है। 3,500 साल, इतने लंबे वक्त तक एक पूरी संस्कृति, उनके शहर, उनके लोग, उनकी भाषा, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ गुमनामी में खोया रहा। ऐसा लगा जैसे वो कभी थे ही नहीं। तो चलिए अब हम अपनी वर्चुअल खुदाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। तो इतने हजारों साल की चुप्पी के बाद ये खोई हुई दुनिया आखिर हमारे सामने आई कैसे? इसकी खोज की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। तो देखिए, 2500 बीसी के आसपास ये सभ्यता अपने चरम पर थी, फल फूल रही थी। फिर लगभग 1500 बीसी में इसका पतन शुरू हुआ और ये पूरी तरह से गायब हो गई। और उसके बाद एक लंबा सन्नाटा, 3,500 साल का सन्नाटा। फिर जाकर 1921 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोज निकाला और इस भूली बिसरी दुनिया का पहला दरवाजा खुला। और हाँ, जब हम शहरों की बात करते हैं तो किसी छोटे मोटे गांव की बात नहीं हो रही है। धोलावीरा जैसा विशाल शहर, ये इस सभ्यता के पैमाने को बताता है। ये उस जमाने के सबसे बड़े और सबसे सुनियोजित महानगरों में से एक था। सोच कर देखिए। तो आखिर ऐसी क्या बात थी इन लोगों में? क्या चीज इन्हें इतना खास बनाती थी? इसका सबसे बड़ा जवाब है उनके शहर। वो शहर जो इंजीनियरिंग के ऐसे नमूने थे जो अपने समय से कह सकते हैं कि सदियों आगे चल रहे थे। बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है, ये सिर्फ बड़े शहर नहीं थे, ये ऐसे महानगर थे जिन्हें कमाल की योजना से बनाया गया था। उनकी नगर योजना, वही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी और यही चीज उन्हें उस दौर की बाकी सभ्यताओं से एकदम अलग करती है। ये शहर वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं थे। जरा सोचिए, हर शहर में एक ही आकार की पक्की ईंटों का इस्तेमाल। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कोई केंद्रीय योजना थी। उनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था कमाल की थी, इतनी उन्नत कि आज के कई शहरों को भी टक्कर दे दे। शहर को भी 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचाई पर गढ़, शायद शासकों के लिए, और नीचे आम लोगों का रिहायशी इलाका। और सुनिए, आम घरों तक में शौचालय और स्नानघर थे। ये उनकी साफ सफाई की समझ को दिखाता है। सच में अद्भुत। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। ये सिर्फ कोई स्विमिंग पूल नहीं था, ये एक बहुत बड़ी सार्वजनिक संरचना थी जिसका इस्तेमाल शायद किसी धार्मिक समारोह या अनुष्ठान के लिए होता था। ये उनकी इंजीनियरिंग कौशल और उनके सामाजिक संगठन दोनों का एक जिंदा सबूत है। और फिर आता है हड़प्पा का विशाल अन्नागार। माना जाता है कि ये सभ्यता की सबसे जरूरी इमारतों में से एक थी। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि उनकी खेतीबाड़ी इतनी अच्छी थी कि वो अतिरिक्त अनाज जमा कर सकते थे, और यही तो एक संगठित अर्थव्यवस्था की नींव होती है ना? अच्छा, शहर तो कमाल के थे, लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोग, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे? उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते थे वो? तो देखिए, उनकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद थी खेतीबाड़ी। ये लोग कपास उगाने में माहिर थे और उसे निर्यात भी करते थे, जबकि टिन जैसी जरूरी चीजें आयात की जाती थीं। और ये कोई स्थानीय व्यापार नहीं था। उनके व्यापारिक रिश्ते हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। कमाल है। अगर तकनीक की बात करें तो ये एक कांस्य युग की सभ्यता थी। मतलब उन्होंने सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल सीखा और फिर कांसे का सबसे ज्यादा उपयोग किया। सोना चांदी भी उन्हें पता था, लेकिन अजीब बात यह है कि वो लोहे, आयरन के इस्तेमाल से बिल्कुल अनजान थे। अच्छा, इमारतों और चीजों से हटकर अब थोड़ा उन लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। आखिर वो थे कौन? उनके विश्वास क्या थे? उनकी कला और उनके प्रतीक हमें उनकी आत्मा की एक झलक देते हैं। मोहनजोदाड़ो से मिली ये नृत्य करती लड़की की मूर्ति शायद उनकी कला का सबसे प्रसिद्ध नमूना है। इतनी सी कांसी की मूर्ति, लेकिन ये उनकी धातु कला में महारत और उनके कलात्मक अभिव्यक्ति दोनों को बखूबी दिखाती है। उनकी मुहरों पर
अक्सर एक बैल की तस्वीर मिलती है। तो ये साफ है कि बैल उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये एक पवित्र प्रतीक था, शायद शक्ति का, उर्वरता का, एक बहुत ही अहम प्रतीक। ऐसा लगता है कि उनकी पूरी आध्यात्मिक जिंदगी प्रकृति के आसपास ही घूमती थी। वो एक मातृ देवी की पूजा करते थे, शायद जमीन और उपजाऊपन की देवी। पीपल के पेड़ को पवित्र मानते थे और उनकी मोहरों पर एक देवता की आकृति मिलती है जिसे कई लोग पशुपति महादेव कहते हैं, यानी जानवरों के स्वामी। तो हर चीज प्रकृति की पूजा की तरफ ही इशारा करती है। और अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी पहेली पर, उनकी लिपि, उनकी लिखावट। ये एक चित्रलिपि थी, यानी प्रतीकों पर आधारित। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। सोच कर देखिए, उनकी कहानियां, उनका ज्ञान, उनका इतिहास, सब कुछ इन अनसुलझे प्रतीकों के पीछे कैद है। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर चलते हैं। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? और यही वो सवाल है जिसका कोई एक ठोस जवाब आज तक नहीं मिला है। हजारों साल तक फलने फूलने के बाद आखिर इन लोगों का हुआ क्या? कहाँ चले गए ये सब? एक सुराग हमें मिलता है मोहनजोदड़ो, जो उनका सबसे बड़ा शहर था। वो कम से कम 7 बार बर्बाद हुआ और फिर से बसाया गया। इससे क्या पता चलता है? यही कि वो लोग लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे थे। हो सकता है बार बार आने वाली बाढ़ या कोई और प्राकृतिक आपदा। तो आज भी हमारे सामने कई पहेलियां हैं। पहली, उनकी लिपि जिसे हम पढ़ नहीं सकते। दूसरी, उनके पतन का आखिर असली कारण क्या था, ये आज भी बहस का विषय है। और तीसरी, घोड़े का विरोधाभास। माना जाता है कि वो घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा स्थल पर घोड़े की हड्डियां मिली हैं। ये सारे सवाल मिलकर इस सभ्यता को एक ऐसी पहेली बना देते हैं जिसे हम अभी तक हल नहीं कर पाए हैं। और आखिर में यही सवाल मन में रह जाता है कि इस रेत के नीचे अभी और कितने राज दफन होंगे, और क्या हम कभी इस खोई हुई दुनिया की पूरी कहानी जान भी पाएंगे?